आज है 23 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की, यानी धाना की, जिसके अंदर हम लोग दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि महत्वपूर्ण अखबारों से आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो चर्चा में है, आप लोगों को पता ही है कि G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें पीएम ने फेंटानिल की तस्करी का मुद्दा उठाया है और कहा है आतंक ड्रग्स का गठजोड़ दुनिया के लिए खतरा। जोहान्सबर्ग में हो रहे G20 सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत की सशक्त और स्पष्ट आवाज को दुनिया के सामने रखा। इस बार उन्होंने ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद के बीच खतरनाक गठजोड़ को दुनिया के लिए खतरा बताते हुए एक नया वैश्विक अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा। पीएम मोदी ने इसके अलावा 3 अन्य प्रस्ताव दुनिया की शीर्ष 20 आर्थिक शक्तियों के समक्ष रखा। इसमें एक प्रस्ताव अगले कुछ वर्षों में 10 लाख अफ्रीकी युवाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने का है। दूसरा प्रस्ताव दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान को संजोकर रखने से संबंधित है। पीएम ने वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल के लिए टीम गठित करने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया है। फेंटानिल जैसे अत्यंत घातक ड्रग्स आज तेजी से फैल रहे हैं। ये सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बन गए हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ड्रग्स की काली कमाई अब आतंकवाद की फंडिंग करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। उन्होंने संकेत दिया कि इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अब विभिन्न देशों के अलग अलग प्रयास काफ़ी नहीं हैं। इसके लिए वैश्विक प्रयास होना चाहिए। G20 इस गठजोड़ को कमजोर करने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाए और ठोस कार्रवाई करे। पारंपरिक ज्ञान को संजोने पर अपना प्रस्ताव रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कई समुदायों ने अपनी पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को संभाल कर रखा है। इन परंपराओं में सांस्कृतिक ज्ञान, सामाजिक एकता, प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के भी दर्शन होते हैं। भारत का प्रस्ताव है कि G20 के तहत वैश्विक पारंपरिक ज्ञान कोष बनाया जाए। यह मानवता की सामूहिक बुद्धिमत्ता को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की युवा प्रतिभा को सक्षम बनाना पूरी दुनिया के हित में है। इसीलिए भारत G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। यह मुहिम अलग अलग क्षेत्रों के ट्रेन द ट्रेनर्स मॉडल के तहत चलाई जा सकती है। हमारा सामूहिक लक्ष्य है कि एक दशक में अफ्रीका में 10 लाख प्रशिक्षित ट्रेनर तैयार हों। ये ट्रेनर आगे चलकर करोड़ों प्रशिक्षित युवा तैयार करेंगे। इसके अलावा 2 बातें और भी हुई। अमेरिकी अड़चन के बावजूद G20 ने घोषणा पत्र अपनाया। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शासनाध्यक्षों ने अमेरिका द्वारा रोकने के प्रयासों के बावजूद सर्वसम्मति से एक घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मामलों के मंत्री रोनाल्ड लामोला ने सरकारी चैनल FABC से बातचीत में घोषणा पत्र को बहुपक्षवाद की पुष्टि करार दिया। वहीं पर भारत ने कनाडा ऑस्ट्रेलिया संग तकनीकी साझेदारी की नींव रखी। भारत ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में त्रिपक्षीय साझेदारी की नींव रखी। ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप नाम से इस फोरम की स्थापना का ऐलान जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के अलग से इसका जो है अनाउंसमेंट किया गया। अगला आर्टिकल जो चर्चा में है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो है एक अहम निर्णय आया है। आप लोग जानते ही हैं PMLA, ठीक है, एक्ट को। तो PMLA के तहत आरोपित ना होने पर भी हो सकती है तलाशी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में तलाशी लेने के मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट, जिसे बोलते हैं PMLA के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला जो है दिया है। PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय ED की याचिका को स्वीकार करते हुए
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन शिकायत में नाम न होने पर भी पीएमएलए के तहत तलाशी हो सकती है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा, तलाशी का प्रावधान उन पर भी लागू होता है जो संबंधित अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी ना हो। अदालत ने कहा कि धारा 17 यह नहीं कहती कि तलाशी केवल उस व्यक्ति के परिसर में की जा सकती है जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हो या रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेजी गई हो। विशेष परिस्थितियों में बगैर किसी आपराधिक इरादे के एक व्यक्ति अपराध के प्राप्त आय का प्राप्तकर्ता हो सकता है। इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति किसी पूर्व शिकायत या रिपोर्ट में आरोपित होना चाहिए। अगला आर्टिकल, बलिदान दिवस पर 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश। तो बलिदान दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर 25 नवंबर मंगलवार को जो है सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। तो 25 नवंबर को जो है बलिदान दिवस मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर जी की जयंती के रूप में। अगला आर्टिकल, सरदार पटेल ने भारत को एक राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाया, जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे यूनिट मार्च के दूसरे चरण के अंतर्गत गंगा प्रवाह यात्रा को रवाना किया। कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर सका। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह भारत का सौभाग्य था कि वह प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने 562 रियासतों को देश में एकीकृत कर भारत को एक राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाया। यूनिट मार्च के पहले चरण के पूर्ण होने पर एनडीएमसी सभागार में समीक्षा बैठक हुई जिसे नड्डा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। उसके बाद पटेल चौक से गंगा प्रवाह यात्रा रवाना की गई। नड्डा ने कहा, सरदार पटेल को इतिहास व देश में जो सम्मान मिलना चाहिए था उसे कांग्रेस के शासन व उसके शासकों ने द्वेषपूर्ण व स्वार्थपूर्ण कारणों से नहीं दिया। उनको भारत रत्न का सम्मान देने में 4 दशक लग गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके संदेश को पूरे देश में पहुंचाया और उन्हें उचित सम्मान दिया। गुजरात के केवड़िया में उनकी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जयंती मनाई जाती है। नड्डा ने कहा, सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर से अब तक 1100 से अधिक यात्राएं संपन्न हो चुकी हैं। अगला आर्टिकल, वर्ष 2040 तक अंतरिक्ष में जाएगा स्वदेशी यान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री बोले, बनाई जा रही भविष्य की योजनाएं, जलवायु परिवर्तन को लेकर कहा सरकार गंभीर। लखनऊ में मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन को संबोधित करते मंत्री जितेंद्र सिंह आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत अंतरिक्ष में अब और दखल बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में अपने स्टेशन का निर्माण करना है। सब कुछ ठीक रहा तो 2040 तक भारत अपना स्वदेशी अंतरिक्ष यान भेजेगा। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में चल रहे मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में शनिवार को वह मुख्य अतिथि थे। शुभांशु पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना पर तेजी से काम हो रहा है और विज्ञानियों की क्षमता पर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। हम यह मिशन पूरा करके रहेंगे। अगला आर्टिकल, चीन हो या पाकिस्तान, दुस्साहस किया तो भारत अब न्योमा एयरवेज से देगा जवाब। तो न्योमा एयरवेज जो चर्चा में आ गया है, पूर्वी लद्दाख में 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश के सबसे ऊंचे एयरवेज से उड़ सकते हैं फाइटर विमान। चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा से 35 किलोमीटर दूर है न्योमा एयरवेज। वायुसेना लगातार हो रही मजबूत ऑपरेशनल तैयारियों को मिला बल। डीबीओ समेत कई जगहों पर तैयार किए जा रहे हैं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। भारतीय वायुसेना न्योमा की तरह लद्दाख में कारगिल, थोइफ व दौलत बेग ओल्डी डीबीओ में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को भावी युद्धों के लिए तैयार कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान या चीन कोई भी अगर देश की सीमा पर गुस्ताखी करेगा तो अब उसे 10 बार सोचना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना भावी युद्धों के लिए लगातार मजबूत होती जा रही है। पूरी लद्दाख में चीन से फटी वास्तविक नियंत्रण रेखा से मात्र 35 किलोमीटर दूर न्योमा एयरवेज फाइटर विमान की उड़ान के लिए अब पूरी तरह सक्षम हो गया है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर देश के इस सबसे ऊंचे एयरवेज को भारतीय वायुसेना ने उन्नत कर लिया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हाल ही में हिंडन से न्योमा एयरवेज का शुभारंभ करने के लिए ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हरकुलस को उड़ाकर पूर्वी लद्दाख पहुंचे थे। न्योमा एयरवेज का संचालन शुरू होना भारत के लिए
सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र चीन की सीमा के नज़दीक और यहाँ से वायुसेना को निगरानी, आपूर्ति और आपात अभियानों में त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिलेगी। अगला आर्टिकल, जीडीपी अनुमान के लिए वित्त वर्ष 2022-23 होगा नया आधार। 27 फरवरी 2026 को आएगा नई फ्रीज का पहला अनुमान। बदलावों पर 10 दिसंबर तक हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी। भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक सांख्यिकी सुधार के दौर से गुजरने जा रहा है। इसका कारण यह है कि सरकार ने अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अनुमान के लिए 2022-23 को नया आधार वर्ष चुनने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 को नई श्रृंखला का आधार वर्ष मानते हुए अनुमान 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाने की योजना है। संशोधित सीरीज पिछले दशक में हुए अंतिम सुधार के दौरान उपलब्ध नहीं रहे नए डाटा सेट पर आधारित होगी। इनमें सक्रिय कंपनियों का एक रिफाइंड फ्रेम, विस्तृत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फाइलिंग, कॉर्पोरेट वार्षिक रिटर्न से जुड़ी जानकारी और गैर कॉर्पोरेटिव उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण शामिल है। ये नए इनपुट संस्थागत क्षेत्रों में, विशेष रूप से निजी कंपनियों और एमएसएमई से जुड़ी गतिविधियों में अनुमान को मजबूत करने के लिए हैं। यहाँ डाटा की कमी लंबे समय से बनी हुई है। राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जो सांख्यिकी मंत्रालय को राष्ट्रीय खातों के अनुमान में सुधार के लिए नए डाटा स्रोतों के समावेश पर सलाह देगी। नई फ्रीज में किए जा रहे बदलावों को लेकर मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक चर्चा पत्र भी जारी किया है और इस पर 10 दिसंबर 2025 तक सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी है। अगला आर्टिकल, ओडिशा में बनेगी पहली ब्लैक टाइगर सफारी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है मंजूरी प्रदान की। ओडिशा के मयूरभंज जिले में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना को अंतिम मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को हरी झंडी दे दी है। सफारी का प्रस्ताव माचाबंधा बारीपदा से लगभग 10 किलोमीटर दूर में रखा गया है। इससे पहले ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही। सफारी लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी, जिसमें 100 हेक्टेयर बाघों के आवास के लिए, बाकी 100 हेक्टेयर सहायक सुविधाओं जैसे रेस्क्यू सेंटर, पशु चिकित्सा इकाई, कर्मचारी और संरचना और पार्किंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला आर्टिकल, जेल की सजा शुरू होने से पहले ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार। तो ये आप नाम देख सकते हैं, इनका नाम है जेयर बोल्सोनारो। बोल्सोनारो को 27 साल की जेल की सजा शुरू होने कुछ दिन पहले ही किया गिरफ्तार। अगस्त की शुरुआत में तख्ता पलट के मुकदमे में दोषी ठहराए गए थे 70 वर्षीय बोल्सोनारो। तख्ता पलट की कोशिश करने के लिए 27 साल की जेल की सजा शुरू होने से पहले ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को शनिवार को फेडरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अगस्त की शुरुआत में तख्ता पलट के मुकदमे में दोषी ठहराए जाने से कुछ हफ्ते पहले हाउस अरेस्ट में रखा गया था। अगला आर्टिकल, थाईलैंड सरकार ने भिक्षुओं को विशेष पूजा के लिए भेजा भारत। कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में बुद्ध प्रतिमा पर चीवर चढ़ाते थाई बौद्ध भिक्षु थाईलैंड के राजा वजीरालोंगकान के 73वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में थाईलैंड की रॉयल सरकार वार्षिक बौद्ध समारोह का आयोजन कर रही है। सरकार ने 114 बौद्ध भिक्षुओं को भारत के प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कर राजा के दीर्घायु के लिए प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। अगला आर्टिकल, चीन बना रहा है दुनिया का पहला तैरता कृत्रिम द्वीप। समुद्र में अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास के तहत चीन एक विशाल तैरता कृत्रिम द्वीप बना रहा है। यह द्वीप परमाणु हमले को भी झेल सकता है। इस परियोजना को समुद्री शक्ति की वैश्विक दौड़ में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे समुद्र में चीन की शक्ति काफ़ी अधिक बढ़ सकती है। चीनी सरकार से जुड़े शोधकर्ताओं के अनुसार यह संरचना एक नया विशाल वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा है। इसका वजन 78,000 टन है और इसे दुनिया का पहला तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप कहा जा रहा है। परमाणु विस्फोट रोधी डिजाइन। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस द्वीप में भविष्य में मेटा मटेरियल सैंडविच पैनल का इस्तेमाल किया गया है, जो परमाणु शॉक वेव के प्रचंड बल को एक झटके में बदलने में सक्षम है। यह संरचना तो धातु की नलियों की एक जाली है, एक अति मजबूत स्पंज की तरह व्यवहार करती है। कुचलने पर या फटने के बजाय और भी
सख्त हो जाती है। विस्फोट में एक ही विनाशकारी प्रहार से चकनाचूर होने के बजाय पैनल बल को धीरे धीरे अवशोषित करता है, उसे फैलाता है और क्षति को कम करता है। दक्षिण चीन सागर में होगी तैनाती। इस द्वीप की संभावित तैनाती दक्षिण चीन सागर जैसे रणनीतिक स्थलों में की जा सकती है, जो पहले से ही क्षेत्रीय संघर्षों का सामना कर रहा है। नागरिक चीन ने इसे एक नागरिक पहल जो है बताया है, लेकिन इसमें जीजेबी 1060.1 1991 का उल्लेख किया गया है, जो परमाणु विस्फोट से सुरक्षा के लिए एक चीनी सैन्य मानक है या चीन के दोहरे उपयोग के इरादे का स्पष्ट संकेत है। तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हुए पहुंचे हैं, प्लीज कमेंट करें आई हैव डन इट। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताएं। इस लेक्चर की पीडीएफ और इमेज प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।